गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हमने स्टैंडर्ड 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में स्टडी किए थे। तो मैटर इन और सराउंडिंग में जाने थे कि मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आज जानेंगे कि वो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में जो मैटर पाए जाते हैं वो तुम्हारा प्योर है या इम्प्योर है। तो सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर। तो यहाँ पे इसका पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैटर क्या होता है? तो वह ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर हो गया, एयर हो गया, उसी तरह मान लो वाटर हो गया। तो ये सब क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसके पास कुछ मास भी होता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्योर सबस्टेंस और एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। यानी एक होता है प्योर सबस्टेंस और एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस को हम मिक्सचर कहते हैं और प्योर सबस्टेंस को फिर दो फॉर्म में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। यानी प्योर सबस्टेंस दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। इम्प्योर भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। यानी एक होता है होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस। तो एलिमेंट भी तीन टाइप का होता है, एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल और एक सेमी मेटल। यानी एक होता है मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, या इसी को मेटलमाइड भी कहते हैं। कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। उसी तरह जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और जो हेटेरोजेनियस होता है उसमें दो आता है, एक होता है कोलाइडल और एक होता है सस्पेंशन। ये वाला फ्लो चार्ट मैटर को क्लासिफिकेशन करने का। तो मैटर तो जानते हो कि क्या होता है, अब हमको जानना क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल इस पार्ट को, यानी प्योर सबस्टेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे? इम्प्योर सबस्टेंस को। तो यहाँ पे प्योर सबस्टेंस क्या होता है? एन ए सबस्टेंस which contain only one type of constituent is known as प्योर सबस्टेंस। यानी वह सबस्टेंस जिसमें केवल एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, यानी सभी पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, उसी को प्योर सबस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर हो गया या एसिड हो गया या तुम्हारा CO2 हो गया, या अगर मान लो शुगर हो गया या साल्ट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है कि वाटर का अगर कोई भी एक मोलिक्यूल अगर हम निकालते हैं तो उसका टेस्ट भी क्या रहेगा? सेम। एसिड का भी अगर एक मोलिक्यूल निकालेंगे तो एसिडिक ही होगा। शुगर है तो उसका स्वीट ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि शुगर का किसी मोलिक्यूल का टेस्ट स्वीट होगा और किसी का साल्टी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये जो सबस्टेंस है उसमें क्या है? सभी पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टेंस। इसको सिंपली समझ सकते हो कि, और इसके पास क्या होता है? एक केमिकल फार्मूला होता है। जैसे वाटर का H2 हो गया, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4, ये सब
अब जो प्योर सबस्टेंस होता है वो दो क्राइटेरिया में है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। यानी एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट cannot break into that cannot break into more than one part. Any physical and chemical मेथड। यानी एलिमेंट क्या होता है? तो एटम ये तुम्हारा एलिमेंट क्या होता है? तो मैटर का जो सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को एक से अधिक पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल एंड केमिकल। यानी केमिकल का मतलब किसी भी रिएक्शन के द्वारा और फिजिकल का मतलब उसको पीट के कभी भी दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो जो एलिमेंट होता है अभी तक अप्रोक्स 118 है, तो उसको जनरली अभी दो जानो, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। यानी जो एलिमेंट है उसको जनरली अभी जानो दो, मेटल और नॉन मेटल। और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सेमी मेटल कहते हैं। आगे बताएंगे। तो मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं? तो इसको दो बेसिस पे डिफाइन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल में स्टेट यानी वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो याद रखना कि जनरली जो मेटल होते हैं वो किस स्टेट में रहता है? सॉलिड में रहता है। किस लिए रहता है? क्योंकि मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो अगर यहाँ पे रहेगा अबव रूम टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो याद रखना मरकरी, यानी मरकरी Hg ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड में रहता है। और अबव रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो दो रहता है, एक गैलियम और एक सीजियम, यानी Ga और एक Cs। यानी दो ऐसे एलिमेंट है कि रूम टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रूम टेम्परेचर पे भी तुम्हारा क्या होता है? सॉलिड में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में। रूम टेम्परेचर कितना होता है? याद रखना 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस से कम पे लिक्विड में रहता है और ये जो है 27 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये लिक्विड में हो जाएगा। तो याद रखना मेटल तुम्हारा जनरली सॉलिड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा क्या होता है? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे जो गैलियम है और सीजियम है रूम टेम्परेचर से अधिक में लिक्विड में हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे मरकरी हो जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है मेटल का हाई होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन में कौन सा है? तो सोडियम और लिथियम है। वो क्यों है आगे बता रहे हैं। थर्ड नंबर में हार्डनेस। तो मेटल जो है वो तुम्हारा जनरली हार्ड नेचर का होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है? कि जो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको अगर नाइफ से भी काटेंगे तो कट जाएगा। तो इसलिए ये सॉफ्ट नेचर का होता है और इसका मास क्या होता है? कम होता है। तो इसीलिए इसका डेंसिटी भी क्या होता है? कम होता है।
तो याद रखना पूछेगा विच मेटल इज कॉट विथ एन आयन, तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। या विच मेटल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत कम है। उसके बाद 4 नंबर लॉस्चर का रिलेशन शाइनिंग से रहता है, हाइट में, मतलब वो कितना चमक रहा है। तो मेटल के पास तुम्हारा क्या होता है, लॉस्चर होता है। उसी तरह ये डक्टिलिटी का रिलेशन वायर के रूप में होते हैं, यानी अगर उसको पीट के अगर वायर में चेंज कर दे रहे हैं तो वो डक्टिलिटी होगा, तेजी होगा, क्योंकि ये जो वायरिंग होता है वो किससे होता है, कॉपर या एल्युमिनियम से होता है। तो उसको वायर के रूप में चेंज किया तब ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद ये मेलिबिलिटी, तो मेलिबिलिटी का मतलब थिन शीट के फॉर्म में। तो इसलिए आयरन का कोई भी गिट बनता है तो क्या होता है, पतले चादर के रूप में रहता है। तो मेटल तुम्हारा क्या होगा, मेलिबिलिटी को भी शो करता है। बस इसमें याद रखना नोट में कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यानी सबसे अधिक मेलिएबल और डक्टिलिटी कौन सा होता है, गोल्ड, उससे कम सिल्वर और सबसे कम कॉपर। और उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये आ गया। उसके बाद ये 6 नंबर में, यानी 6 नंबर में आ जाएंगे सोनरस। सोनरस का रिलेशन साउंड से है। तो जैसे यहाँ पे जानते हो कि किसी भी टेम्पल या स्कूल का जो बेल होता है वो क्या होता है, मेटल से, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सोनरस प्रॉपर्टी होता है, उसके कारण तो ये शो करता है। उसके बाद एमपी बीपी, तो मेटल का जो एमपी और बीपी होता है वो हाई होता है। क्या होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो जब उसको हीट देंगे तो फोर्स को ब्रेक होना कर चाहिए ना, तो फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, यानी स्ट्रांग है। तो उस फोर्स को ब्रेक करने में क्या होगा, अधिक हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इसलिए एमपीबीपी क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब एक रहता है इलेक्ट्रिसिटी का और एक होता है हीट का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जो हीट का होता है उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों को फॉलो करता है, तो इसलिए वो तुम्हारा क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब नॉन मेटल पे आएंगे तो स्टेट नॉन मेटल जनरली या तो सॉलिड में पाया जाता है या गैस में पाया जाता है। सॉलिड में जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और गैस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है, तो तुम्हारा ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन किस में रहता है, लिक्विड में रहता है। तो पूछता है कि बीच नॉन मेटल आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद सेकेंड में डेंसिटी, तो मेटल से इसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। उसके बाद थर्ड में हार्डनेस, तो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। उसके बाद लस्टर, तो लस्टर तो इसके पास नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन है या डायमंड है या ग्रेफाइट है। तो इसके पास क्या होता है, लस्टर पाया जाता है, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। 6 में डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी और सोनरस, ये तीनों प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। और लास्ट
तुम्हारा ये लास्ट है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग में तुम्हारा जो कंडक्टिविटी में क्या होगा, तो ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तुम्हारा क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जबकि ग्रेफाइट तुम्हारा क्या है? नॉन मेटल है। तो पूछता है कि बीच नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हारा क्या होगा? ग्रेफाइट। तो पूछेगा कि मेटल एंड नॉन मेटल को डिफाइन करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? ये सबस्टेंस which contain the property of luster, ductility, malleability, sonorous and conductor of heat and electricity is known as metal, or does not contain this property is known as क्या होगा? non metal। तो ये तो रहा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। अब हम जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या होगा। यानी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कैसे जानेंगे? तो उस कंडीशन में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल और यहाँ पे सेमी मेटल या मेटोलुआइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल क्या होगा? याद रखना, एन एलिमेंट which lose their electron and form positive ion, जिसको हम कैटायन भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन का लूज करे, जैसे Na प्लस हो गया, चाहे Mg प्लस प्लस हो गया, चाहे Al प्लस प्लस हो गया। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा? मेटल में आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लूज कर रहे हैं। नॉन मेटल में क्या आएगा? एन एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन एज एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसको एनायन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में Cl माइनस हो गया, S माइनस माइनस हो गया, ये फास्फोरस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये जो माइनस एक प्लस है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पे 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पे 1 माइनस है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अगर कोई एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल, गेन करेगा तो नॉन मेटल। अब कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में में डिस्कस करेंगे। अब है सेमी मेटल, तो क्या होगा? एन एलिमेंट which contain the property of both metal as well as non-metal, यानी जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सेमी मेटल कहते हैं। तो इसमें कौन सा आता है? तो इसमें सिलिकॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनियम, एंटीमनी, एंड बिस्मथ। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो तुम्हारा किस में आता है, मेटल या सेमी मेटल में आता है। तो हम जान गए कि एलिमेंट क्या होता है, उसका डिवीजन जो है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पे है। तो उसको हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जानेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम जानेंगे कंपाउंड के बारे में। तो अब हम जानेंगे कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड को जानने से पहले यहाँ पे इसी के साथ मिक्सचर को भी जान लो, ठीक है। यानी कंपाउंड जानने से पहले इसी में हम मिक्सचर को भी जान लेते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, तो when two or more than two substances are combined chemically in fixed ratio, यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस केमिकली एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है तो वहां पे क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, when two or more than two substances are combined physically in any ratio, यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस फिजिकली किसी भी रेशियो में कंबाइन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर मान लो H2 है तो H2 क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे 2 8 जा, ये 2 1 जा, तो 1:8 आ रहा है। तो अगर वाटर को किसी भी सोर्स से निकालेंगे, यानी सी से लो चाहे ओशियन से लो, यानी चाहे कहीं से भी वाटर अगर आएगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। यानी हमेशा 1 पार्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। उसी कंडीशन में वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह का मान लो CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, तो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 4 4 जा, ये 3 रेशियो 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा कि जब कार्बन का 3 पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट मिलता है तो तुम्हारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कहीं से भी किसी भी सोर्स से निकालेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 3:8। यानी ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। और H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकली होता है, क्योंकि जब H2 और O2 रिएक्ट करता है तब ना H2 का फॉर्मेशन होगा, या कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तब ना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए कंपाउंड क्या होता है, केमिकली फॉर्मेशन होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे वाटर प्लस शुगर हो गया, चाहे वाटर प्लस साल्ट हो गया, चाहे वाटर प्लस सैंड हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, हाथ से ही तो मिलाते हैं। तो इसलिए फिजिकली होता है। और इसमें तो जरूरी नहीं है कि 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर मिलाएंगे, 2 ग्राम भी मिला सकते हैं, 5 ग्राम में मिला सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, एनी रेशियो होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। सिंपली समझ सकते हो कि जैसे वाटर है तो कंपाउंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है कंपाउंड होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि वाटर एंड शुगर का मिक्सचर बताओ, तो वाटर एंड शुगर का कोई फॉर्मूला नहीं ना होता है, वाटर का होता है, शुगर का होता है। लेकिन वाटर एंड शुगर का कंबाइंड फॉर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो वो सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, मिक्सचर में आ जाएगा।
अब यहाँ पे कंपाउंड तुम्हारा बताया क्योंकि दो होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो इसको सिंपल से समझ लेना कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा उसको ऑर्गेनिक। जैसे एग्जांपल में CH4 है, Ac2H5OH है, क्या है CH3COOH है। तो इसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन रहना मस्ट है, उसके अलावा और कुछ रह सकता है। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो उसको ऑर्गेनिक। और जिसमें आइदर कार्बन और हाइड्रोजन, या तो कार्बन रहे हाइड्रोजन नहीं, या हाइड्रोजन रहे कार्बन नहीं, तो क्या होगा इनऑर्गेनिक। जैसे CO2 हो गया, चाहे H2 हो गया, तो इसमें क्या है कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक में रखेंगे। उसी तरह मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस क्या होगा, ए मिक्सचर इन विच particle is mixed uniformly together, तो उसको होमोजेनियस। और इसमें क्या होगा ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल are not mixed uniformly, यानी जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो उसको होमोजेनियस, और जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो उसको हेटेरोजेनियस। जैसे एग्जांपल में वाटर है और सैंड है, सॉरी वाटर है या शुगर है, क्या वाटर है प्लस साल्ट है, क्या है वाटर है और प्लस एसिड है। तो उस कंडीशन में इस टाइप के मिक्सचर को अगर मिला देंगे वाटर और शुगर को, तो वाटर और शुगर अलग अलग नहीं ना दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा होमोजेनियस। इसमें भी वाटर और सॉल्ट मिलाएंगे अलग अलग नहीं दिखाई देगा तो भी होमोजेनियस। अब ये मत कहना कि अगर 1 kg वाटर है 1 kg शुगर मिला दिए, तो वो नहीं, मतलब एक यूनिवर्सल कंडीशन होना चाहिए जिसमें पार्टिकल पूरा रूप से क्या हो जाए डिसॉल्व हो जाए, तो उसको होमोजेनियस। लेकिन जैसे यहाँ पे वाटर है प्लस सैंड है, क्या है वाटर है प्लस सॉइल है, तो अगर थोड़ा सा भी डालेंगे तो आपस में क्या होता है डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे हेटेरोजेनियस। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा होमोजेनियस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आप किसी भी बुक से जहाँ तक अभी पढ़ाए हुए हैं, यानी प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस तक सेल्फ स्टडी करना। इसमें अगर किसी पॉइंट को समझने में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना कि जैसे वाटर और शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो शुगर कहाँ जाता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है उसमें जाके वो ये हो जाएगा। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जैसे देखते हो कि अगर 1 लीटर वाटर है उसमें थोड़ा सा शुगर डाले डिसॉल्व हो गया, फिर डाले तो फिर डिसॉल्व, फिर डाले डिसॉल्व, एक ऐसा कंडीशन आता है कि डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाता है। तो उस शुगर कहाँ पे जाता है, तो उस पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है उसमें जाके वो फंस जाता है। तो जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पूरा रूप से भर जाएगा तो उस कंडीशन में वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखिए, इस चैप्टर को जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक सेल्फ स्टडी करना, उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या इस वीडियो को अधिक से अधिक अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं वो भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू।